नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने YouTube चैनल DRL श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज रविवार 13 फरवरी, समय है आपके सवाल और मेरे जवाब का। तो इससे पहले कि हम आपके सवालों को लें और आप हमारे जवाबों को सुन करके अपनी जिज्ञासा को शांत करें, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सवालों के उत्तर सुनने के लिए जल्दी कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल दबाइए, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में नवीनतम जानकारियां और आपकी जिज्ञासा को हम हल करते रहें, आप तक हम आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी औपचारिकता के आज के सवालों पर। आज पहला सवाल है कल्प अमृत विनायक जी का। इन्होंने सवाल किया है, लो और हाई ब्लड प्रेशर पे कौन सी औषधि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रयोग की जाती है। यानी इन्होंने जानना चाहा है क्या हाई और लो ब्लड प्रेशर की अलग अलग मेडिसिन होती है। कल्प अमृत विनायक जी, विनय कुमार जी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम पर आधारित औषधियाँ रखता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जितनी भी औषधियाँ इस सिस्टम पर आधारित हैं, ऑर्गन के कार्यों पर आधारित हैं। इस नाते लो और हाई ब्लड प्रेशर रोगी की तमाम शिकायतों को कलेक्ट करके, जैसे अगर लो ब्लड प्रेशर रोगी को हुआ तो उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है उसको लेटने में चक्कर आ रहा हो, उठने पर उसको उल्टी का महसूस हो रही हो, वोमिटिंग का असर हो रहा हो, या उसको लगता हो कि उसकी पूरी चारपाई घूम रही है। हाई ब्लड प्रेशर में उसको पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उठने पर उसको कैसा महसूस हो रहा है, सर दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम लक्षणों को देखते हुए हम लोग औषधि को सेट करते हैं। आमतौर से हमारे यहाँ जो ब्लड प्रेशर में दवा दी जाती है उसी की डोज कम और ज़्यादा करके हम हाई और लो की तरफ जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो हम अन्य दवाओं के साथ आर ई जोड़ देते हैं, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो अन्य दवाओं के साथ हम वाई ई जोड़ देते हैं। और विशेष करके कभी कभी हम विशेष परिस्थितियों में डब्ल्यू ई का उपयोग कर देते हैं, जिससे रोगी को आराम मिलता है, शांति मिलती है। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग के आधार पर दवा का चयन करना ये बिल्कुल आधारहीन तथ्य है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी फार्मूला या नुस्खा जो हमारे द्वारा बताया जाए या किसी डॉक्टर के द्वारा बताया जाए, वो किसी भी, मान लीजिए कि आपने एक फार्मूला किसी एक रोगी पर फिट कर दिया लो ब्लड प्रेशर में, और अगला फिर लो ब्लड प्रेशर का रोगी आपको मिला, वो फार्मूला कोई ज़रूरी नहीं कि उस रोगी पर फिट कर जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक दशा अलग अलग है, उसकी शिकायतें अलग अलग हैं, उसके शरीर के ढांचे का आकार अलग अलग है, उसकी उम्र अलग हो सकती है, उसका बॉडी वेट अलग हो सकता है। इस नाते फिजिशियन तय करता है कि उसको हमें क्या देना है। हम सिस्टम वाइज, चूँकि ब्लड प्रेशर हमेशा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और आपके हार्ट से संबंधित होता है, इस नाते इन अंगों की मेडिसिन का हम चयन सबसे पहले करते हैं। शेष जानने के लिए आप हमारे हाई और लो ब्लड प्रेशर के पिछले क्लास को कृपया सर्च करके, खोल करके पूरा विस्तृत सुन लें। सेवा रिसर्च संस्थान, इन्होंने बड़ा लंबा पोस्ट लिखा था और लिखा था डायल्यूशन और पोटेंसी के बारे में लोग नहीं बताते हैं। डायल्यूशन और पोटेंसी के बारे में एक विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत से विद्वान हैं, लेकिन डायल्यूशन और पोटेंसी के बारे में स्पष्ट व्याख्या आपके द्वारा भी नहीं की जा रही है। सेवा रिसर्च सेंटर, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डायल्यूशन और पोटेंसी का कोई स्थान ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग केवल क्या करते हैं, जो हमको मुख्य औषधि का जो मुख्य अर्क मिलता है, जिसको हम मूल अर्क या मदर टिंचर कह सकते हैं, उस मदर टिंचर को 1:9 के रेशियो में तोड़ के पहली बार बनाते हैं, फिर दोबारा फिर 1:9 में तोड़ के दूसरी बार, और फिर दोबारा 1:9 में तोड़ के तीसरी बार बना लेते हैं। और तीसरी बार यानी जिसको हम D3 कहते हैं, ये D3 मेडिसिन, ये डायल्यूशन आप इसको मान लें, चाहे आप इसका तीसरा रूप मान लें, जो भी आपके समझ में आए, हम दवाओं के 1:9 के रेशियो में 2 बार तोड़ देते हैं। फर्स्ट से सेकंड पे आते हैं, सेकंड से थर्ड पर आते हैं, और थर्ड के बाद हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। थर्ड के बाद हम फार्मूला ये चेंज करते हैं कि हम 5 ml मेडिसिन को 445 ml RS में या डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उससे हम रोगियों को सीधे देना शुरू करते हैं। यानी D3 को हम फिर
कन्वर्ट कर लेते हैं 190 के रेशियो में, और इसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे देश के हजारों चिकित्सक ले रहे हैं, और मैं पिछले 37 वर्षों से इसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा हूँ। इसके आगे किसी भी डायल्यूशन की या किसी पोटेंसी की या पॉजिटिव या निगेटिव के बारे में मैंने ना कभी सोचा, ना मुझे सोचने की जरूरत पड़ी, और ना ही मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा खोज करने की जरूरत पड़ी। हमारे बहुत से साथी डायल्यूशन और पोटेंसी पर वार्ता करते हैं, औषधियों को देने की बात करते हैं, लेकिन जब कभी वो मुझसे टकरा जाते हैं, यानी मुझसे वार्ता करते हैं और मैं उनके किसी रोगी को अपना फार्मूला बता देता हूं, जब वो उसकी दवा करते हैं तो उनको लगता है कि मैं उनसे बेहतर मैंने उनको बताया, और वो भी इस पर फिर अपना नया प्रयोग शुरू कर देते हैं। हमारे दिल्ली के तमाम डॉक्टर हैं, पंजाब के, हरियाणा के और छत्तीसगढ़ के, बिहार के तमाम ऐसे पुराने डॉक्टर्स थे जो डायल्यूशन और पोटेंसी पर बहुत ज़्यादा टिके हुए थे, लेकिन उनको इतने कन्फ्यूज थे कि वो उन बातों को समझ भी नहीं पाते थे और रोगी का सही इलाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैंने उनको इसका सरलीकरण कर दिया कि आप केवल D3 से 5 ml निकाल के 445 ml मिला करके टोटल 450 ml की मेडिसिन आप तैयार कर लें और उसी से दवा करें, तो उनका रोगी बहुत अच्छा हो रहा है। वो लोग बिल्कुल इस फार्मूले पर उनको बड़ा आसान भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो इस नाते डायल्यूशन, पोटेंसी ये दूसरी चिकित्सा विधियों की हमको नकल नहीं करना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक अलग रूप में हमें प्रस्तुत करना है समाज में। जैसे हर पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना एक बैनर होता है, अपना अपना एक स्लोगन होता है, अपना अपना एक उनका कह सकते हैं कि उनका एक अपना संकल्प पत्र होता है। उसी तरीके से चिकित्सा विज्ञान में हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना एक मूल फार्मूला है, एक मूल सिद्धांत है। हम किसी की नकल कैसे कर लें? पोटेंसी और डायल्यूशन जब ऑलरेडी होम्योपैथी में चल रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी में हम कैसे कह सकते हैं कि हम अंतर कर रहे हैं? कल को होम्योपैथी वाले यही तो कहेंगे कि आप सब कुछ तो हमारा करते हैं, आपके पास है क्या? आप हमारे ही घर पे तो कब्जा करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अलग विज्ञान है, इसके दवाओं के बनाने का तरीका अलग है, इसके देने का तरीका अलग है। बस आपके समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सभी विद्वान साथी, हमारे सभी नए और पुराने साथी अब इस पद्धति को समझ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, चूंकि पिछले कई वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं अपने नए साथियों के लिए बता दूं कि लगभग हम 500 नंबर के वीडियो पर पहुंचने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो आप कृपया हमारे जो पुराने साथी हैं, अगर आप हमारे फेसबुक आईडी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक को खोल करके हमारे आईडी पर बैक जाएंगे तो हमारे पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे, या हमारे पेज पर आएंगे तो आपको रिसेंट वीडियो मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जिस पे मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, आप इस पर आएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। सभी वीडियो उपस्थित हैं और सभी वीडियो में आपके मतलब भर की सारी चीजें हम डाल चुके हैं। मिस्टर शिवांगी शर्मा कह रही हैं, सेवा रिसर्च संस्थान से मिलता जुलता सवाल था विकास त्यागी जी का, कि उन्होंने कहा था सर कौन सा डायल्यूशन देना है, D3 से देना है। अब आप की भी समझ में आ गया, इस नाते आपके सवाल का जवाब भी मैंने इसी में दे दिया। शिवांगी शर्मा कहती हैं कि गाल पे में दर्द है, क्या ये कैंसर तो नहीं हो सकता? शिवांगी शर्मा जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9793252355 9793252355। आप इस पे अपना वीडियो कॉल करके हमें अपने गाल के बारे में पूरी समस्या डिस्कस कर सकती हैं। उसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष कर सकते हैं कि आपकी गाल का दर्द कब से है, क्यों है, किस स्थान पर है, उसका एग्रावेशन कितना है, कितना वो बढ़ा हुआ, कितना घटा हुआ, या क्या आप फील कर रही हैं। तो इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। केवल इतना लिख देने से हम किसी रिसर्च निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। मिस्टर सुग्रीव कुमार ने D1, D2, D3 कैसे बनाएं, 450 ml में D3 कितना डालें, इसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं। हमें लगता है कि अगर सुग्रीव कुमार जी इसको सुन रहे होंगे तो उनका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। पलाप दास जी कहते हैं कि बॉडी इनिशिएशन के बारे में ट्रीटमेंट बताएं। मैं समझता हूं कि इस पर हमने एक वीडियो तैयार भी किया था। अब ट्रीटमेंट किसी एक काज पर करके हम आपको कैसे बता दें? हमने बार बार अपने सभी सुनने वाले चिकित्सक साथियों से या रोगियों से अनुरोध किया है कि आप अपने रोग के बारे में हमको अंग्रेजी नाम मत बताइए। आप अंग्रेजी नाम से एक शब्द पकड़ लेते हैं कि हमको डायरिया हो गया। डायरिया में तमाम कंडीशंस होती हैं। आपको ब्लड शुगर हो गया, ब्लड शुगर की तमाम कंडीशन होती हैं। इसी तरीके से इनिशिएशन पर जो आप जानना चाहते हैं, इसमें भी तमाम कंडीशंस हैं। आप सीधे रोगी से हमारा साक्षात्कार कराइए, हमारा वीडियो कॉल कराइए। हम रोगी से वार्ता करके उसके शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए हम उसके ऑर्गन या सिस्टम वाइज तक पहुंच करके फिर दवाओं का चयन करते हैं। इस नाते सिर्फ नाम से हम किसी भी रोग की दवा बताने में बिल्कुल असमर्थ है। या आप इसको चाहे मुझे गंवार समझ लें, या मेरी अज्ञानता समझ लें, या मेरा अपना
डायग्नोस करने का तरीका समझ लें। मैं बिना रोगी के आमने सामने हुए मैं कोई दवा का निष्कर्ष नहीं निकाल पाता हूँ, इसीलिए लोग मुझे अहंकारी या घमंडी डॉक्टर भी कहते हैं। अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि कोई भी रोगी या कोई भी चिकित्सक अपने रोगी से हमारा सीधे वीडियो कॉल करा दे हमारे नंबर पे 9793252355 पे। हम रोगी की समस्याओं को समझते हुए फिर उस चिकित्सक को, संबंधित चिकित्सक को दवा बताएंगे। मिस्टर शैलेश कुमार जी कह रहे हैं दवा कहाँ से मिलेगी। शैलेश कुमार जी दवा कहाँ से मिलेगी? शैलेश कुमार जी दवा कहाँ से मिलेगी इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि इस YouTube चैनल पे किसी कंपनी को प्रमोट करना ये मेरे लिए संभव नहीं है। अगर आप हमारी दवा को चाहते हैं कि हम कहाँ से मंगाते हैं तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जग जाहिर है 9793252355। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बाबू हसन पाशा कहते हैं डोज कम से कम और अधिक से अधिक कितनी दी जाए अगर 50 साल का व्यक्ति हो? देखिए, डोज रोग के आधार पर, रोग की गंभीरता पर, रोग के प्रसार पर ये फिजिशियन तय करता है। 5 डोज से लेकर के 50 डोज तक, यानी 5 ड्रॉप टू 50 ड्रॉप तक आप डोज अपने घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपको देखना है कि रोगी का रोग किस कंडीशन में है, उसके साथ अन्य क्या शर्तें जुड़ी हैं। डोज किसी अन्य के द्वारा बताया जाने वाली विधि नहीं है। हम डोज आपको फिक्स कर देंगे। 50 साल के व्यक्ति को आप 30 बूंद दें, और हो सकता है उसके रोग को दवा केवल 20 बूंद की जरूरत हो, या 30 बूंद की जरूरत हो, 40 बूंद की जरूरत हो। इस नाते ये कह देना आसान नहीं है कि हम कितना शुरू करें। आप एक्सपीरियंस आपको आएगा, एक प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा अपने रोगियों के साथ। पहली बार मान लीजिए आपने 20 बूंद दिया, रोगी कहेगा कि सर कुछ लाभ दिख रहा है, तो अगर कुछ लाभ दिख रहा है तो अगली बार आप उसके डोज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर रोग बढ़ा हुआ है। और अगर रोगी पुराना है और कहता है हमको लाभ दिख रहा है तो उसका डोज आप घटा दीजिए। ये भी आप ध्यान रखिए। अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट आता है और आपने पहली बार 20 ड्रॉप दिया और रोगी कहता है कि हाँ पहले से कुछ हमको बेहतर लग रहा है, तो तत्काल आप उसकी डोज डाउन कर दीजिए, क्योंकि रोग पुराना हो चुका है, उसको कम डोज की जरूरत है, तब आपको बेहतर। और अगर रोगी का एक्यूट है, बहुत जल्दी उसको कोई रोग हुआ है और दवा देने पर कह रहा है डॉक्टर साहब अभी कुछ हल्का सा अंतर लग रहा है, तो आप तत्काल उसकी डोज बढ़ा दीजिए। यही एक तरीका है। मेडिसिनल किंगडम ने भी यही सवाल किया कि आप कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। और इन्होंने कई सवाल जोड़े हैं। मेडिसिन किट कहाँ से मिलेगी, मेडिसिन ऑर्डर कहाँ से करें, और कौन से फार्मा की दवा अच्छी है, तो मैं सबका एक मिला जुला जवाब दे देता हूँ। हर कंपनी की दवा अच्छी है। देश के जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषध निर्माता हैं, अगर उनके D3 से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का 5 ml फार्मूला 445 ml डिस्टिल वाटर या RS में डालने के बाद रोगी को देने पर लाभ हो रहा है, तो हर उस कंपनी की दवा अच्छी है जो इस फार्मूले का पालन करे। अगर इस फार्मूले पर सेट नहीं हो पा रहा है और अन्य कंपनियां डायल्यूशन या पोटेंसी की बात करके आपको सैकड़ों शीशियां खरीदवा करके आपकी डिस्पेंसरी को पूरा मेडिकल स्टोर बनवा देती हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मेरे यहाँ ये सिर्फ इतनी दवाएं हैं। ये जो आप किनारे देख रहे हैं, ये 2 खानों में लगी हुई लगभग 3 कंपनियों की 38 सेट की मेडिसिन है, और मैं इसी से अपने रोगियों की सेवा करता हूं। हम मेडिकल स्टोर नहीं बनाए हैं कि हम 5वां डायल्यूशन, 6वां डायल्यूशन, 1000वां डायल्यूशन, 10वां डायल्यूशन की 50 शीशियां लगाते चले जाए और अपने पूरे हाल को भरते चले जाए। फिर तो मेडिकल स्टोर हो गया, फिर तो वो दवाएं तो मेडिकल स्टोर पर भी जाके खरीदी जा सकती हैं। इस नाते मैं सदैव आपसे ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी की दवा लें और अगर उससे आप पूरी किट ना लें, आप किसी एक दवा को यूज करके अपने ऊपर ही देख लें। अगर वो 5 ml को कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि आपकी दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। फिलहाल मैं आपको कानपुर से दवा लेता हूं, हिसार हरियाणा से दवा लेता हूं, विक्रमगंज अशोक सिंह से दवा लेता हूं। ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जहां से मैं दवाइयां मंगाता हूं जब मुझे जरूरत पड़ती है। और वैसे हमारी बनाने के जो तरीका है, जैसे आपने कहा कि आप कैसे बनाते हैं इसका वीडियो बनाइए, तो लगभग मैंने इन तीनों कंपनियों में D3 बनवा दिया है। खुद फोन करके मैंने इनको प्रेरित किया कि आप D3 ही बना करके भेजिए हमको, हम यहाँ पे 450 ml की बोतल को कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारा अपना काम है। लेकिन आप क्रूड ना दीजिए या उसको D1 या D2 मत दीजिए, आप सीधे D3 में देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और उन्हीं के D3 को मैं यहाँ कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर हमारे पास 450 ml की बोतल नहीं है, हमको 100 ml बनाना है, तो हम बूंदों को घटा देते हैं, उसको जो है 1.5 ml कर देते हैं 100 ml में। तरीका वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, सिद्धांत वही रहेगा, केवल मात्रा घटा और बढ़ा दी जाएगी। इस नाते ये, और जैसा आपने कहा कि हम दवा बनाने का एक डेमो जारी करें,
दवा बनाने का डेमो मैंने एक दिन आपको बताया था, शायद आप नहीं देख पाए होंगे। तमाम लोग दवा बनाने के डेमो दिखा रहे हैं क्रूड से D1 D2 D3 बनाने का, और इसके बाद स्ट्रोक लगवाते हैं, 105 झटके उसमें देते हैं। मैंने सवाल किया था कि इस स्ट्रोक का क्या मतलब है। दवा को आप जब 450 ml में डालते हैं, सीसी को आप ऊपर नीचे हिला करके केवल दवा को मिक्स कर दीजिए। तो ठोकर मारने से, स्ट्रोक देने से, झटके देने से क्या एनर्जी इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करना चाहते हैं, या अगर आपने झटके दे करके और फिर सीसी को रख दिया, तो एक बार झटका देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और बाद में फिर आप उसको रख देंगे, वो फिर स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रोक नहीं, बल्कि दवाओं को ऊपर नीचे मिला करके, मैं तो कभी स्ट्रोक, मैंने 37 साल में कभी किसी शीशी में स्ट्रोक नहीं लगाया। मैं कोई भी शीशी अभी आपके सामने उठा करके और उसी में से ड्रॉप बाय ड्रॉप में किसी 30 ml के उसमें रोगी को दे देता हूं। स्ट्रोक का क्या मतलब है? स्ट्रोक लगा करके आप बताना क्या चाहते हैं कि इसमें स्ट्रोक लगाने से कौन सा जादू नया पैदा हो रहा है? केवल दवा को हिला दीजिए अच्छी तरीके से। मान ली नीचे कुछ दवा जम गई है या दवा सीधे नीचे पहुंच गई है, जैसे आप एलोपैथी में आप कोई सिरप वगैरह लाते हैं तो एक बार कहा जाता है शीशी में जरा झटक दिए। झटकने का मतलब यह कि दवा अगर नीचे जम गई हो या कहीं अगल बगल उसकी मात्रा ज़्यादा इकट्ठा हो गई हो तो सब आपस में बराबर इक्वलाइज हो जाए। लेकिन झटका लगाना गिनती से 105 बार उसको 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 10, ये क्या मतलब है? ये तो सिर्फ एक स्टेज मेकर का एक प्रदर्शन है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं में ये सब नाटकबाजी या नुक्सेबाजी नहीं है। अगर आप वास्तव में दवा बनाने का तरीका है, वैसे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ग्लोब्यूल्स से दवा बनाने का तरीका था। अभी हमारे एक साथी ने, किसी ने कहा है कि ग्लोब्यूल्स पर दवा बनाने का तरीका, हाँ, मिस्टर राजा बाबू नवदूत हैं, इन्होंने कहा ग्लोब्यूल को बनाना बता दीजिए कैसे बनाएंगे। तो राजा बाबू जी, आपका भी सवाल का जवाब इसी में मैं दे दे रहा हूँ कि हम आपको ये सलाह देंगे कि आप 1 ड्राम यानी 5 ml लगभग मेडिसिन ले लें और उसमें 9 ड्राम यानी 9 ड्राम आप RS ले लीजिए, तो हो गया आपका 10 ड्राम। इस 10 ड्राम मेडिसिन को आप 450 ग्राम के 40 नंबर गोली में पलट दीजिए किसी बड़े बोतल में, और इसके बाद बोतल को अच्छी तरह हिला लीजिए ऊपर नीचे करके, सारी दवा गोलियों में मिल जाए। कुछ देर ढक्कन को बंद रहने दीजिए और इसके बाद एक अखबार खोलिए, अखबार या कोई कड़ा चार्ट कागज का, और उस पर आप गोली को फैला दीजिए और पंखे को चला दीजिए रूम में, और लगभग 15 से 20 मिनट तक पंखे को चलने दीजिए। जब RS आपकी उड़ जाएगी तो सिर्फ आपके उस ग्लोब्यूल्स में वही 5 ml मेडिसिन आपके 450 ग्राम की गोलियों में विलीन हो जाएगी। फिर आप उसमें से अपने रोगी को न्यूनतम 2 गोली, अधिकतम आप 15 गोली 20 गोली तक दे सकते हैं, जैसा रोग आपका हो। जिस तरह का, जैसे हम बूंदों में देते हैं वैसे आप गोली में दे सकते हैं। और गोली में ही देने का तरीका है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। वास्तव में गोली को डाइल्यूट किया जाए, पानी में घोल करके रोगी को पिलाया जाए तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। और मैं ये जो दवाएं मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इसमें मेरे पास ये ग्लोब्यूल्स में भी है इसमें, और डिस्टिल वाटर में भी है और RS में भी है। तीनों प्रकार की दवाएं हैं। तीनों प्रकार की दवाएं मैं क्यों रखता हूं ये भी स्पष्ट कर दूं। कभी कभी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि डॉक्टर साहब ने ये पानी वाली दवा हमको क्यों दिया, तो हम अपनी मूल दवा उसको घोल करके 2 शीशी अगर हमने लिक्विड में दिया है तो 1 शीशी उसको हम गोली वाली भी पकड़ा देते हैं। कोई एक दवा उसमें से जो हमको देनी है उसको गोली वाली भी दे दिए, तो उसको लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब ने हमको 2 तरह की दवा दी है, दोनों काम करेगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। बाकी अगर आप चाहे ग्लोब्यूल्स में दें या आप डिस्टिल वाटर में मिला के दें या आप RS में दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और न्यूरोथेरेपी सेंटर ने एक सवाल किया है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर जरा डिटेल में वीडियो बनाइए। जी, अभी मैं हड्डी रोग पर मैंने चर्चा नहीं शुरू की है, और जैसे ही मैं इस पर आऊँगा तो मैं आपके इस डिमांड को नोट कर लेता हूँ, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। राय साहब ने पार्किंसन पर वीडियो चाहा है। राय साहब, आप कहाँ खो गए थे भाई? बहुत दिन बाद आपने सवाल भी किया, तो ऐसा जिस पर मैं क्लास ले चुका हूँ। पार्किंसन पर बड़ा अच्छा क्लास मैंने लिया है, कृपया आप सर्च कर लें। आप तो हमारे पुराने अच्छे श्रोताओं में से हैं, हमारे अच्छे जानकार चिकित्सकों में से हैं, और आप लुधियाना में तो आपकी धूम मची हुई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। और अगर आपको पार्किंसन का वीडियो नहीं मिलेगा तो मैं सर्च करके आपको सेंड करूंगा। मिस्टर सुग्रीव कुमार ये कह रहे हैं कि दवा भी बताया करिए जो रोग आप चर्चा करते हैं। सुग्रीव कुमार जी, मैं तो जिन रोगों पे चर्चा करता हूं उसके बाद दवाइयां बताता हूं, उसके डोज भी बताता हूं। शायद हमें लगता है कि आपने किसी विशेष विषय पर
चर्चा सुनी होगी जहाँ पे रोग की चर्चा नहीं रही होगी, कोई हमारा व्यक्तिगत वीडियो रहा होगा या कोई सामयिक चर्चा रही होगी जिस पर हम बोल रहे होंगे और आपने उतना ही अधूरा सुना होगा। कृपया रोगों को जब आप सुनेंगे तो वहाँ पे रोग और उसकी दवा और उसका डोज सभी पे चर्चा की जाती है। राखी जी का कहना है कि सर आपने आरबीसी की जो संरचना बताई है, ब्लड की उत्पत्ति बताई है, वो केवल बोन मैरो में होती है। राखी जी, जब बच्चा गर्भकाल में होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, तो स्प्लीन और लीवर आरबीसी का निर्माण करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद फिर बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, लीवर स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो ब्लड का, हालांकि जो स्प्लीन है ये आरबीसी की खपत कर देती है, वहाँ पे उसको स्पॉयल करती है, उसको एक तरीके से कन्वर्ट करती है, संग्रहण करती है। लीवर फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लीवर के फंक्शन फिर पाचन क्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम बनने लगते हैं, बाइल जूस बनने लगता है। तो बोन मैरो का काम तो फिर ब्लड बनाना ही हो जाता है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। लेकिन जब बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है तो उसमें लीवर और स्प्लीन दोनों ही आरबीसी का निर्माण करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप जूलॉजी की जानकार होंगी तो आप किताब को पलट करके इसको देख सकती हैं। नियोथेरेपी ने एक और सवाल किया है कि आयुर्वेदिक औषधियों के पौधे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के पौधों में क्या अंतर है। बड़ा बारीक और बहुत सटीक सवाल आपने किया, और ये सवाल एक खुल करके दो चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं को भी इंगित करता है। दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम जीवित पौधे के कोशिकाओं से अर्क बनाने का उपक्रम करते हैं, और इसीलिए हम उससे एंजाइम्स प्राप्त करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। यानी हम हरे पौधे का प्रयोग करते हैं औषध बनाने के लिए, उसके हरे पार्ट का। जब पौधा जीवित होता है हम उसकी पत्तियां लेते हैं, फल लेते हैं, और आयुर्वेद में मैं समझता हूं कि बहुत से पौधों को सुखा करके या उनको मिक्स करके उनका चूरन बना के इस तरीके से फिर उनको अन्य औषधियों में या अन्य उसके साथ जो उनके सहायक मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, उसके साथ मिला करके औषधियाँ बनाते हैं। आयुर्वेदिक एक अलग चिकित्सा विधि है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अलग चिकित्सा विधि है। दोनों के दवाओं के बनाए जाने की विधि का तरीका अलग अलग है। हमारे यहाँ 115 पौधे हैं। उन 115 पौधों में ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही उपयोग किए जाते हों, होम्योपैथी में भी उपयोग किए जाते हैं, आयुर्वेद में भी उपयोग किए जाते हैं, यूनानी में भी उपयोग किए जाते हैं, और यहाँ तक एलोपैथी में भी वो पौधे उपयोग किए जाते हैं। तो पौधे तो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त कराए गए हैं। अब अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग शोध कार्यों से उनको अपने अपने हिसाब से उसको अपने पैथी में दवा का निर्माण करती हैं। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और आयुर्वेद के पौधों में हो सकता है कुछ पौधे हमारे उनके यहाँ यूज किए जाते हो। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन नहीं किया कि, और अध्ययन करने की जरूरत इसलिए नहीं समझा कि हमको अपने पैथी से ही फुर्सत नहीं मिलती तो मैं दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में जा करके कहाँ तक समय दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हो सकता है हमारे कुछ पौधे आयुर्वेद में भी यूज किए जाते हों, हमारे बहुत से पौधे होम्योपैथी में यूज किए जाते हैं, एलोपैथी में भी यूज किए जाते हैं, यूनानी में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन हर पैथी का प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है, उनके बनाने का तरीका अलग अलग है। इस नाते हर पैथी अपने आप में श्रेष्ठ है। रामकृष्ण पाल जी कह रहे हैं कि नियोनेट के रोगों में हम कितना डोज रखें और प्रेगनेंसी में डोज क्या रखें। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को आप डोज घटाना या बढ़ाना, यानी आपका मतलब है कि अगर हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा डोज दे दें तो नुकसान न कर जाए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाएं किसी भी रोगी को नुकसान नहीं करती। अगर वो लाभ नहीं कर रही तो नुकसान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही औषधि है। हाँ, अगर दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण है, आरएस की मात्रा ज़्यादा है या कोई अन्य चीज़ उससे मिली हुई है तो उसका एग्रावेशन होगा। अभी आपको मैं नाम नहीं लूँगा चिकित्सक का और नाम नहीं लूँगा उस दवा बनाने वाली कंपनी का। अभी पिछले दिनों मैं टूर पर था और मैं एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की क्लिनिक पर बैठा था और मैंने अपने लिए उनकी एक दवा की शीशी का उठा करके यूज किया तो लाभ के बजाय मुझे खुद नुकसान हो गया। और अभी आप देखें मेरे इस नाक के इस पार्ट में ये लालिश है, ये पूरी की पूरी एक रफ स्किन बन गई थी, जैसे फफोला पड़ गया था 3 दिन। और मेरे घर वाले अचानक सुबह पूछे कि ये फफोला कैसे पड़ गया, तो मुझे भी लगा कि न कहीं चोट लगा, न मुझे नाक में कोई रगड़ आई या कैसे हो गया। तो मुझे याद आया कि मैंने उनकी क्लिनिक पर कल ये दवा का सेवन किया था, तो क्या उसका असर तो नहीं है। और उसके बाद फिर
मैंने महसूस किया कि वास्तव में उसी दवा का असर था, तो मैंने उनसे कहा नहीं और मैंने उस दवा की कंपनी का शीशी भी देखा था। अब चूंकि वो प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी डॉक्टर को ये कहना कि आपकी दवाएं मुझे नुकसान कर गई तो उस पर बहस छिड़ जाती। इस नाते मैंने अपने आप को सबसाइड कर लिया। तो अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा वो नहीं है, उसमें किसी अन्य चिकित्सा पद्धति की दवा है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेवल लगा है, तो उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है और वो उसी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ उसका एंटीडोज तैयार रखते हैं कि अगर ये हो गया तो ये देना है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चाहे वो बच्चा 2 साल का हो, चाहे बच्चा 1 दिन का हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो या वृद्ध हो, हमारी दवा नुकसान नहीं करेगी। डोज तो आप 1 बूंद से लेकर के 40 बूंद 50 बूंद तक, आप जिस तरह से बच्चे की उम्र है या जिस तरह की प्रेग्नेंट लेडी के स्वास्थ्य है, उसका वजन है, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। बस इतना जरूर है कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशुद्ध दवाइयाँ हैं तो आपको नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि ये टोटली हार्मलेस होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का सिद्धांत ही हार्मलेस होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले रविवार आप सबके अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती स्टूडियो से इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका दिन मंगल।